हे क्लास 10th, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को फिर। चलो तो स्टार्ट करने से पहले गाइस शेयर करना नहीं भूलना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों तक जुड़ जाएं, है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं एंड स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना टाइम टेबल देख लो। और उससे भी पहले मुझे एक चीज बोलनी है बेटा, एक चीज बोल रही हूँ, आपके पास अभी डबल फायदा मिल रहा है। आप कॉन्सेप्ट को तो पढ़ ही रहे हो एंड प्लस आप चीजों को रिवाइज भी कभी से कर रहे हो। कैसे? आप सोचो आपने एक बार पढ़ लिया, आप दोबारा पढ़ रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हो। आपकी तो बल्कि डबल तैयारी हो रही है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे तो डबल फायदा है, तो बेटा इसको ट्राई करो, क्लासेस को लो। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता चलेगा साथ साथ और आज चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। कौन सा? जो केमिस्ट्री का हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज बिल्कुल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, तो भाई यहाँ पे हमारा जो चल रहा है गाइज, वो क्या चल रहा है आपका? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उपचयन तथा अपचयन। बिल्कुल लास्ट प्रकार है बेटा, सारे प्रकारों को हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, उपचयन तथा अपचयन क्या है ये, है ना। सबसे पहली बात आई कि आखिर ये है क्या, देखें। चलिए देखते हैं फिर। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले एक काम करते हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को जो पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले उपचयन को देखते हैं। ठीक, उपचयन अभिक्रिया। एंड मैंने कमेंट्स देखे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम और एग्जांपल्स भी करा दीजिए, तो डोंट वरी, मैं आपको और एग्जांपल भी करा दूंगी। जैसे भी चैप्टर खत्म हुआ है, इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। लास्ट में ना आपको इक्वेशंस वगैरह की प्रैक्टिस कराऊंगी एंड डोंट वरी, आपको तैयारी कराऊंगी एंड आपको वो खुद से मुझे सॉल्व करके दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, मैं तो एग्जाम्पल दूंगी, आपको और भी दूंगी ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, यानी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो बेटा क्या होता है उपचयन अभिक्रिया? क्या होता है, क्या होता है? तो उपचयन अभिक्रिया पता है कौन सी होती है? इनमें होता क्या है कि जो हमारा O2 होता है, ठीक है, क्या होता है? जो हमारा O2 होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी तो वृद्धि होती है, लेकिन हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। बस आपको उपचयन और अपचयन में क्या दो चीजें याद रखनी है? O2 और H2, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। तो इन दो चीजों को आपको रखना है ध्यान, और अगर ये दो चीजें ध्यान रख ली, क्योंकि एक आपको समझ आ गया, दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो आप किसी एक को याद करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो उपचयन को सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या है ये। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी रासायनिक ठीक अभिक्रिया में क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था बेटा, किसकी वृद्धि? O2 की वृद्धि। ठीक है, अब O2 की वृद्धि हो रही है तो कमी किसकी होगी? हाइड्रोजन की। याद रखना, अगर एक वृद्धि करे तो दूसरी कमी करेगा। ठीक है, तो O2 की वृद्धि, साथ ही साथ किसकी? या हाइड्रोजन की कमी। ठीक, हाइड्रोजन की कमी। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में O2 की वृद्धि और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाई जाती है? हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाई जाती है। ठीक है, क्या कहलाई जाती है बेटा? बिल्कुल, इसको नोट डाउन करो फटाफट से, तेजी के साथ नोट डाउन, जल्दी। हुआ? चलिए अब एग्जाम्पल देखें इसका कैसे, तो ध्यान से देखो उदाहरण। हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं कि O2 की वहां पे क्या हुई है? वृद्धि हुई है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, और याद रखना उपचयन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा हम ऑक्सीडेशन।
ठीक है, उपचयन को क्या बोलते हैं? उपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो O2 की वृद्धि कैसे हुई? ध्यान से, तो ये क्या है हमारा? कॉपर Cu प्लस O2, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2CO, ठीक, क्या बन गया? 2CuO बन गया यहाँ पर। तो यही हमारा क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर हुआ है उपचयन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है और O2 की क्या हो गई? यहाँ पे वृद्धि हो गई। यानी कि ये किसके साथ मिल गया? ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया, यानी क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड। अब आगे देखें, ये बात किसकी थी? उपचयन की। अब मैंने बोला बेटा क्या होता है ये जो अपचयन है, मैंने बोला एक को पढ़ लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाना है तुम्हें। उपचयन क्लियर? क्या क्लियर? जल्दी से बोलो कि O2 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हुई है ना। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया। अब अगर हम बात करें किसकी? अपचयन अभिक्रिया की। ठीक, अपचयन अभिक्रिया, तो ये क्या होती है? हाँ जी बताओ जल्दी से, ये क्या होती है? अपचयन। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? यहाँ पे है, इसके अपोजिट कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ठीक है, लिखते रहो बेटा साथ साथ। अभी पूरा लास्ट में एक बार स्लाइड भी दिखा दूंगी। तो ऐसी अभिक्रिया ठीक है, किसमें क्या हो जाएगा? वहां पे क्या हो रही थी? O2 की वृद्धि हुई, हाइड्रोजन की कमी। लेकिन मैंने बोला एक पढ़ ले, दूसरा समझ आ गया। तो वहां पे क्या हो जाएगा? O2 की कमी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, जिसमें O2 की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाई जाती है बेटा? ऐसी अभिक्रिया हमारी कहलाई जाती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक, देखा, एक याद कर लोगे दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम? वही ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ? Cu में से क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गई। क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई, यानी कि क्या बना? Cu प्लस H2O। तो क्या हुआ? इसमें से क्या हट चुकी है? आपकी O हट गई। देखो यहाँ पे क्या हो रही थी? O की वृद्धि हुई थी, किसमें? उपचयन में। और अपचयन में क्या हो गया? हमने CuO लिया, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या हो गया? O2 की यहाँ पे क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो डेफिनेशन को, जल्दी जल्दी से। हुआ? चलो, अब एक आता है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, क्या आया बेटा? कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? ये वो अभिक्रिया होती है जहां पर उपचयन भी होगा, ठीक, और यहां पर आपका अपचयन भी होगा। यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, वो अभिक्रिया हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाई जाती है। एंड रेडॉक्स अभिक्रिया बेटा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें एक बार। चलिए, जस्ट अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, है ना, इसी को लिखते हैं। CuO है प्लस आपका क्या है बेटा? H2 है ना। यहां पर आगे आओ, तापन
ठीक है, आप इसमें भी लिख सकते हो, ज्यादा जरूरत नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे क्या बन रहा था आपका, Cu प्लस H2O, ये था। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, यहां पे मैंने आपको बोला कि बेटा यहां पे क्या हुआ है आपका, इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, यहां पे कमी हो गई। ठीक है, क्लियर। तो बेटा यहां पे क्या हुआ कि यहां पे तो आपकी अपचयन हुई। अब यहां पे अंदाजा लगाओ कहां पे किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें उपचयन हो रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, CuO है। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो ये CuO है एंड यहां पे अगर हम इसमें देखें ऑक्सीजन हट चुका है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो ये कौन सा हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, क्लियर, हाँ या ना, क्लियर ना। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमने उपचयन में यही तो वो आपका किसमें, अपचयन में हमने यही तो कहा था कि भाई यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हो गई। ठीक, जबकि इसमें क्या होगा, O2 की वृद्धि होगी। तो देखो H2 के साथ क्या जुड़ गया, H2O हो चुका है, यानी कि ये कौन सी है हमारी, उपचयन। तो जिस तरीके से, यानी कि अगर आपकी कमी हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए बेटा यहां पे। ठीक है, हाँ जी, तो ये कौन सी है, अपचयन। और अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हमारा क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि या तो ऑक्सीजन की कमी है तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, और हाइड्रोजन की अगर कमी हुई ऑक्सीजन की वृद्धि तो उपचयन। ठीक है, क्लियर, फटाफट से नोट डाउन, जल्दी तेजी के साथ, हो गया। चलिए अब बेटा लास्ट में इसमें ना 2 टॉपिक बचे हैं। अब आपका बचा है संचारण क्या होता है। अच्छा, क्या होता है संचारण, बताओ मुझे एक बार, किसी को पता है, किसी को पता है, जैसिस को भी पता है, मुझे बताओ, बताओ। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल दूं। अच्छा, किस किस ने ये देखा है, चांदी सभी के घर में होगी, है ना, चांदी सभी ने देखी है। आपने देखा है कभी कभी चांदी काली पड़ जाती है ना। तो चांदी के ऊपर काली परत देखी है, कहते ना कि चांदी काली पड़ गई इसकी। तो चांदी जो काली पड़ी, साथ ही साथ एक और एग्जांपल, चांदी नहीं देखी तो तांबा तो सबने देखा है, तांबे की अंगूठी तो पहनते हो, है ना, पहनते हैं बहुत सारे लोग, हमने देखे हैं। तो तांबे पे आप देखते हो कभी कभी वो हरापन आ जाता है, हो जाता है, यानी तांबे के ऊपर क्या हो गया भाई, कि तांबे के ऊपर भी क्या आपकी हरी परत चढ़ना। ठीक है, 2 एग्जांपल दिए बिल्कुल कॉमन जो आपने डेली लाइफ में देखे होंगे। कौन कौन से, कि चांदी के ऊपर काली परत, सबको पता है चांदी काली जब पड़ती है वो काली परत सी क्यों आई। तांबे के ऊपर हरी परत, कैसे, तांबा आप अंगूठी पहनते हो, आप देखते हो थोड़ा टाइम बाद हरी सी पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि बेटा होता क्या, संचारण क्या है। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ना, ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये जो उदाहरण है आपके, ये आपके एग्जाम्पल हैं संचारण के। ठीक है, तो अब बात आई कि आखिर मैम संचारण क्या है। तो याद रखना, जब भी कोई धातु जो है अपने आसपास या तो भाई आर्द्रता है यानी कि नमी है, अम्ल है, उसके संपर्क में जब भी आएगी तो वो संचारित होती है, और इस प्रक्रिया को हम संचारण कह देते हैं, है ना। जैसे चांदी के ऊपर जो आपकी काली परत जो चढ़ी है ना, तांबे जो था भाई हरी, आपका क्या हो गया भाई, तांबे की जो कोई भी चीज थी वो हरी सी हुई, क्यों हुई, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ वहां पे क्या हुई, किसी ना किसी चीज के संपर्क में वो आई है, जिसकी वजह से वो संचारित हो गई। सिंपल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, लिख लो, जब कोई धातु, परिभाषा लिख लो, जब कोई धातु, ठीक है, किसके संपर्क में आएगी भाई, अपने आसपास अम्ल हो गया, आर्द्रता हो गया, अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, आर्द्रता क्या होता है बेटा, आर्द्रता होता है हमारी नमी। ठीक है, तो इसके संपर्क में आती है
ठीक, संपर्क में आती है तो क्या होता है, तब ये क्या होता है बेटा, संचारित होती हैं। तो यह है संचारित होती हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, क्लियर। क्लियर हुआ बेटा, फटाफट से नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन। जल्दी हुई बेटा। चलो अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके बाद हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, वो है विकृत गंधिता। चलो बताओ फटाफट से, कुछ बोलते हैं कि मैम हमने पढ़ा है, तो बताओ क्या है बेटा। हाँ जी, क्या होता है बेटा विकृत गंधिता, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जल्दी से। हाँ जी, क्या होता है, क्या होगा, देखो विकृत गंधिता क्या होता है, कोई भी जैसे ऑयली चीज है ना, यानी कि आप कह सकते हो तेलीय खाद्य सामग्री कोई भी है, कैसी वाली, तैलीय यानी तेल वाली जो होती है, ठीक है, या आप यहां पे बोल सकते हो वसायुक्त बोल सकते हो, फैटी तो है बेटा उसमें, वसाई तो है, ठीक है। ये जो सामग्री जब आप देखते हो कि हम जब इनको बहुत लंबे समय तक यानी कि भाई ये रखा रह जाता है, तो वसायुक्त या आप कह सकते हो कोई भी तेलीय खाद्य सामग्री है, बहुत यानी कि जब इनको लंबे समय तक रखा, यानी कि जब ये बहुत लंबे समय तक रखे रह जाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, जो भी इसमें तेल यूज हुए हैं, ठीक है, या वसा है, वो क्या हो जाती है बेटा, उपचयित हो जाती है। ठीक, क्या जो भी है ये बेटा, ये उपचयित होकर क्या करते हैं, आपके विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो तेल और हमारे जो वसायुक्त जितने भी हमारी जो ये सामग्री है, इसमें हम क्या करेंगे भाई, जो इस उपचयन को रोके, किसको, इस उपचयन को रोके, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको रोकने वाले पदार्थ मिलाएंगे, इसके प्रति ऑक्सीकारक ही मिलाएंगे। ठीक है, क्या मिलाएंगे इसको रोकने के लिए, ऑक्सीकारक। ठीक, क्लियर है। और साथ ही साथ जो हमारी खाद्य सामग्री है, ठीक है, कभी कभी देखते हो हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम किसी थैलियों में भरकर रख देते हैं, तो उसमें से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो थैलियों में से क्या करते हैं बेटा, सबसे पहली चीज यानी कि जो आपकी ये है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई विकृत गंधिता क्या है, कि वसायुक्त या जो भी हमारे तेलीय पदार्थ होते हैं, जब ये बहुत लंबे समय तक रखे रह जाते हैं, है ना, तो उसमें होता क्या है कि जो भी आपका तेल होता है, वसा होते हैं, ये आपका विकृत गंधी हो जाते हैं। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि जो ये उपचयन को रोकने के लिए हम कोई प्रतिऑक्सीकारक ये मिलाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या करेंगे, जो खाद्य सामग्री है उसको संग्रहित यानी कि इकट्ठा करने वाले जो बेटा थैली होते हैं, उनमें से ऑक्सीजन हटाकर उसे कहाँ रखेंगे, नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस में के युक्त में रख देते हैं। ठीक है, ताकि इसका क्या ना हो पाए, उपचयन ना हो पाए। ठीक है, ये हमारा विकृत गंधिता होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो संचारण है, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो जाता है पूरे तरीके से कंप्लीट। क्लियर, चलिए तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा उपचयन क्या होता है,
अपचयन क्या होता है, संचारण क्या होता है और विकृत ग्रंथिता क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें लिखवाऊंगी, ठीक है, कि किसका क्या आंसर होना है समझाकर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।